तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा और दूसरी तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, और ये सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर बना के रखें। किसी एक पॉइंट से एक सेकेंड में टोटल जितना वेव पास करेगा उसी वेव की संख्या को आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज अ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज अ थर्ड। ठीक है, लिख सकते हैं ये कितना आएगा 1.5, ये कितना आएगा 10 के पावर 4। सॉल्व करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पे एटॉमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोडायफर्स और आइसोस्टर्स के बारे में जाने थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव थ्योरी के बारे में कि वेव क्या होता है, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, और साथ में इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आज के लेक्चर पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। देखो, वैसे रेडिएशन या वैसे लाइट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैसे रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे कॉलिंग लगाया, आप तक वो कॉल लग गया, तो मेरे द्वारा जो एनर्जी दिए गए एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। तो वैसे कोई भी रेडिएशन आप सोच सकते हैं जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वैसे रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप कह सकते हैं द लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी which propagate without any medium in the space in the form of wave called as electromagnetic radiation। अच्छा, वेव कैसा होता है? तो आप ये बात जानते हैं, वेव को हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, दिस इज वेव, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, या फिर EMR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 टर्म है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिक। मतलब इसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये बात तो समझ में आ गया होगा कि एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपके घर पे जो टीवी में प्रसारण हो रहा है, तो वो टीवी में दिखाई दे रहा है और उसके लिए एक एंटीना लगा होता है ना। अब प्रसारण वो एंटीना कैच किया और फिर आपके टीवी पे वो दिखाई दिया। तो भाई, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह आने के लिए यहाँ पे भी हवा की जरूरत नहीं पड़ी, वाटर की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो वैसे रेडिएशन को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी पे रखते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली बात समझते हैं। अब है ये एक प्रकार का रेडिएशन, या है एक प्रकार की एनर्जी, या है एक प्रकार का लाइट, और लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, दे ट्रैवल इन स्पेस with speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां पे लिख सकता हूं, दे do not required any medium for propagation, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत यहां पर नहीं है। फिर आप क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला, है ना, और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए टर्म दे रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, दे कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, that oscillates, ऊपर कर लेते हैं इसको, oscillate perpendicular to each other, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवलिंग। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास वेव ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसा वेव कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आपने वेव को ट्रैवल कराया है ना, तो एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा और दूसरी तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, और ये सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर बना के रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव के बीच में भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, और वेव और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी आपको 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसलिए मैंने लिखा इसमें दोनों कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी और मैग्नेटिक फील्ड वाला भी, और दोनों कंपोनेंट ऑसिलेट करेगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे, दे कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स दैट ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवलिंग। ठीक है, ये सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, और किसी भी वेव को दिखाने के लिए ना 5 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर रहा हूं 4th पॉइंट पर। वेव characterized by following 5 parameters. अब ये पैरामीटर्स क्या क्या हैं? इसमें एक तो होगा हमारे पास वेवलेंथ, इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसको भी समझेंगे। तीसरा होगा हमारे पास वेलोसिटी, इसको भी समझेंगे। 4th होगा हमारे पास वेव नंबर, इसको भी समझेंगे। और 5th होगा हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसको भी समझेंगे। ये 5 पैरामीटर के माध्यम से हम लोग किसी भी वेव को
दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब वेव में आपको ये 5 टर्म समझ के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो और उसके बाद हम लोग इसको और आगे की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ को समझने के लिए ना मैं यहां पे एक वेव का डायग्राम बना देता हूं आपको। ये हमारे पास एक वेव का डायग्राम, ठीक है। ये टॉप वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। मतलब ये जो टॉप वाला पॉइंट है, दिस इज क्रेस्ट, है ना। और ये जो डाउन वाला पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राउ। दिस इज ट्राउ। और इसको भी आप क्या बोलते हो? ट्राउ बोलते हो। तो वेवलेंथ क्या है? टू नियरेस्ट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या टू नियरेस्ट ट्राउ का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। मतलब आप इस वाले डिस्टेंस की बात करो, क्रेस्ट के बीच वाला वेवलेंथ है, या ट्राउ के बीच वाला भी क्या है? आपका वेवलेंथ है। तो आप यहां पे कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्राउ called as wavelength। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। मतलब ये वेवलेंथ को लैम्डा के साथ दिखाते हैं और इसको भी आप किससे दिखाओगे? लैम्डा के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दे डिनोटेड बाई लैम्डा। ये लैम्डा के साथ दिखाया जाता है और है ये एक प्रकार का लेंथ। डिस्टेंस बोले तो लेंथ, और लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मेगामीटर, ये सारी चीजें होती है। तो अगर इसकी यूनिट के बारे में मैं बात करूं, इसका यूनिट क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है। मीटर को कैपिटल एम के साथ दिखाएंगे। सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो गया। नैनोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है ना। फिर आपका पिकोमीटर हो सकता है। जितने भी लेंथ के यूनिट हैं वो सब यहाँ पे कंसीडर हो सकते हैं। आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होगा, ये ध्यान देना। एक नैनोमीटर, एनएम कहने का मतलब है नैनोमीटर, है ना। और ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। फिर एक होगा सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होगा। फिर अगर मैं एक पिकोमीटर की मैं बात करूं तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होगा। फिर एक मेगामीटर, इसके बारे में बोलें तो 10⁻6 मीटर के बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक सा है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वेवलेंथ क्या हुआ? टू नियरेस्ट डिस्टेंस क्रस्ट का लेके चलो या टू नियरेस्ट डिस्टेंस ट्राउ का लेके चलो, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे हम लोग? द टोटल नंबर ऑफ वेव passing through a point in 1 second called frequency। मतलब किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में टोटल जितना वेव पास करेगा उसी वेव की संख्या को आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक पॉइंट पर 1 सेकेंड में 15 वेव पास किया, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 15 हर्ट्ज है। इसलिए मैं लिखा हूं यहां पे द टोटल नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे एक पॉइंट से टोटल कितना वेव ट्रैवल कर रहा है, कितना टोटल वेव पास कर रहा है, उसी वेव के नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई न्यू। इसको न्यू कहते हैं, या फिर आप इसको एफ के साथ भी दिखाते हैं।
दिस इज न्यू, है ना, NU, न्यू। अब हम लोग यहां पे एक बात बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देयरफॉर टाइम बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसका यूनिट क्या लिया जा सकता है, इसका यूनिट आप ले सकते हैं सेकेंड इनवर्स, है ना। फ्रीक्वेंसी को अगर इधर लेके चलें, आप इसी को यहीं से देख लो, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन सेकेंड इसका यूनिट हो सकता है, या सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं, या मिनट इनवर्स भी आप कह सकते हैं, या फिर 1 अपॉन मिनट कह सकते हैं, या फिर इसका एक यूनिट होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम लोग HZ के साथ दिखाते हैं, किसके साथ, HZ के साथ। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया, वेवलेंथ आपको समझ में आ गया। वेवलेंथ क्या है, एक मरतबा रिकॉल कर लो, 2 नियरेस्ट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस और 2 नियरेस्ट ट्राउट के बीच का डिस्टेंस, है ना, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा के साथ दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहे हैं कि एक सेकेंड पर एक पॉइंट से जितने टोटल नंबर ऑफ वेव पास करेंगे, उसी वेव की संख्या या वेव के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और इसकी यूनिट हमेशा आपको मिलेगी 1 अपॉन सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, या फिर हर्ट्ज के फॉर्म में, है ना। और इसको न्यू के साथ दिखाएंगे, दिस इज न्यू, या फिर आप इसको F के साथ भी दिखा सकते हैं। तो इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद थर्ड पैरामीटर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर है वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। मतलब 1 सेकेंड में किसी वेव के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेव का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में वो वेव 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए मैं बोला कि 1 सेकेंड में किसी भी वेव के द्वारा जितना दूरी तय किया गया, अगर मान लो 1 सेकेंड में वेव के द्वारा 15 मीटर दूरी तय किया गया, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड पर, ऐसे लिख लो, वेव ट्रैवल 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव कितना ट्रैवल किया, 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल किया, इसलिए इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। इसको किससे डिनोट करोगे, इट इज डिनोटेड बाई C, इसको C के साथ दिखाया जाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर आप ले सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मीटर पर मिनट ले सकते हैं, इट इज, ये इसकी यूनिट हो जाती है। नाउ इसके बाद वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, देखो वेवलेंथ का उल्टा को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसी को हम लोग वेव नंबर नाम देते हैं। तो आप कह सकते हो द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ
is called as wave number. वेव नंबर दैट इज आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो कि वेव नंबर है, ठीक है, दिस इज वेव नंबर, तो मैं यहाँ पे न्यू डैश के साथ दिखा, दिस इज न्यू डैश, और एक मैं लेता हूँ वेवलेंथ, वेवलेंथ बोले तो लैम्डा। तो जो वेव नंबर है ना बाबू, ये वेवलेंथ का उल्टा होगा, मतलब 1 वेवलेंथ के बराबर होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं वेव नंबर की जगह पे न्यू डैश और वेवलेंथ की जगह पे लैम्डा, दिस इज अ वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर का उल्टा वेवलेंथ होगा और वेवलेंथ का उल्टा वेव नंबर होगा। अगर आप इसकी यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा? 1 मीटर। भाई लैम्डा का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सारी चीज होती है ना, तो आप इसको मीटर इनवर्स कह सकते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। तो ये कुछ इसके यूनिट कंसीडर किए जाएंगे। फिर एक आता है आपके पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? तो जो आपके पास ये वेव था ना, इस वेव में क्रेस्ट का हाइट कितना है, इस क्रेस्ट का हाइट कितना है, दिस इज एम्पलीट्यूड, या फिर इस ट्राउ का डेप्थ कितना है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है हाइट वाला और डेप्थ वाला, आप हाइट से भी सोच सकते हैं और डेप्थ से भी सोच सकते हैं, यानी हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्राउ, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्राउ, डेप्थ ऑफ द ट्राउ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग ए के साथ डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई। अच्छा एक चीज है, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, है तो ये एक प्रकार का लेंथ या डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट भी तो वही होगी जो मीटर सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं लेंथ के लिए, वही यूनिट आपका हाइट के लिए भी होगा, वही यूनिट आपका डेप्थ के लिए भी होगा। तो अगर यूनिट सोचते हैं तो इसका भी यूनिट मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है, इस टाइप का ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास टोटल 5 पैरामीटर हो गए, जिसमें हमने बात किया सबसे पहले वेवलेंथ। क्या बताया? 2 नियरेस्ट क्रस्ट और 2 नियरेस्ट ट्राउ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखें कि 1 सेकेंड में एक पॉइंट से टोटल कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं, उसी टोटल नंबर ऑफ वेव को फ्रीक्वेंसी नाम दिया जाता है। फिर एक पैरामीटर देखिए वेलोसिटी की, 1 सेकेंड में वो वेव कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और एक था वेव नंबर, जो वेवलेंथ का ठीक उल्टा होता या रेसिप्रोकल होता। और एक था हमारे पास एम्पलीट्यूड, जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट है या फिर डेप्थ ऑफ द ट्राउ है ना। तो ये कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इसको जरा कॉपी करो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला ध्यान देना होगा? जैसे आप ये बचपन से जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या दूरी बराबर चाल गुने समय। डिस्टेंस को वेव के भाषा में आप वेवलेंथ कह रहे हैं, स्पीड को वेव के भाषा में वेलोसिटी कह रहे हैं,
और टाइम, तो टाइम ही है आपका, यानी कि इसको आप लैम्डा के साथ दिखा रहे हैं, इसको आप सी के साथ दिखा रहे हैं और इसको आप टी के साथ दिखा रहे हैं। तो रिलेशन क्या मिल गया, लैम्डा इक्वल टू सी इंटू टी। एक तो ये रिलेशन मिलेगा हमारे पास। सिंस हम लोग ये जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, अभी जस्ट देखे हुए हैं, तो टाइम की जगह पे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा बराबर सी इंटू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमारे पास। नाउ एक चीज आप और जानते हैं यहां से, ठीक है, कि लैम्डा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन वेव नंबर। दिस इज न्यू डैश, आपको पता है दिस इज वेवलेंथ, ये क्या है, वेवलेंथ है, और ये हमारे पास क्या, दिस इज अ वेव नंबर, वेव नंबर। और अगर इस वाले वेव नंबर वाला जो रिलेशन है, इसको इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, मान ली इसको इक्वेशन 2 और इसको मान ली इक्वेशन 1, तो अगर इस वाले को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, मैं लिखूं ऐसा, पुटिंग दिस ऑन इक्वेशन नंबर 2, तो रिलेशन क्या मिल जाएगा हमारे पास, वेव लेंथ की जगह पे हो गया वेव नंबर, 1 अपॉन वेव नंबर इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर वेव नंबर बराबर क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। तो ये 3 रिलेशन है जिसके माध्यम से आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दिस इज अ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज अ थर्ड, ठीक है। इसको जरा आप कॉपी करो, फिर इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना, 1368 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को आप एफ से दिखा लो, दिस इज 1368 किलोहर्ट्ज। और आपको पता है कि 1 किलो में 10⁻³ होता है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है वेव लेंथ, यानी लैम्डा कितना होगा ये आपको पता करना है। तो लैम्डा बराबर हम लोग अभी जस्ट रिलेशन देख चुके हैं, क्या होता है, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसी रिलेशन का इस्तेमाल करूं, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, और फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करें, तो एक काम करते हैं, 3000 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1368 इंटू 10⁻³। मैं क्या किया कि 10⁸ में से 303 को दे दिया, यानी यहाँ पे कर दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो ये निकल करके आ जाएगा 219.3 मीटर अप्रोक्स। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसको सॉल्व कर सकते, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये मिल जाएगा हमारे पास। अब आगे एक पार्ट और कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, ये किस पार्ट से बिलोंग कर रहा है। तो ये रेडियो है ना आपके पास, मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, आपका रेडियो वेव से बिलोंग करेगा। आपका रेडियो वेव क्या होता है वो हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। जो चीज दिया है फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड। एक्सटेंड कहां से है, वायलेट कलर से है रेड कलर तक, ठीक है। अब वायलेट का वेवलेंथ दिया गया है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का, है ना।
तो आप इसको कर लो लैम्डा वायलेट, ये दिया गया 400 नैनोमीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं। और रेड कितना दिया गया 750 नैनोमीटर है ना, तो लैम्डा आर दैट इज 750 नैनोमीटर आप लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आगे कह रहा है एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है इसको, और इसको भी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी फॉर रेड, ठीक है। तो लैम्डा भी इज इक्वल टू सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायलेट का वेवलेंथ कितना मिल जाएगा हमारे पास, तो वेवलेंथ है हमारे पास 400 इंटू 10⁻⁹। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 400 इंटू 10⁻⁹। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये निकल करके आएगा 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, वेवलेंथ रेड वाले का कितना है 750 इंटू 10⁻⁹। सी कितना हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी रेड का पता करना है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 750 इंटू 10⁻⁹। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी वेवलेंथ का जो रेंज था वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर था। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। वायलेट का कितना मिला 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के रेड का कितना मिला, तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कुछ इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी का रेंज पता कर सकते हैं। कॉपी करें, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया गया है हमारे पास, कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। येलो रेडिएशन का आपको वेव नंबर पता करना है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी पता करना है। ऑफ वेवलेंथ इज 5800 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया गया है 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको एक बात मालूम है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। देयरफॉर 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आप इसको कह सकते हैं। अब निकालना है सबसे पहले वेव नंबर। वेव नंबर पता करना है। वेव नंबर किससे दिखाते हो, न्यू डैश के साथ। आपको पता है कि न्यू डैश इक्वल टू क्या होता है 1/λ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1/λ की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5800 इंटू 10⁻⁻10। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10⁻−10। ये ऊपर जाएगा 10⁻10 बाई क्या होगा 5800 हो जाएगा। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10,000 इंटू 10⁻6 बाई 5800। हाँ 10⁻10 से हमने 4 जीरो को अलग किया और 10⁻6 को अलग कर दिया। इसको अगर लेके चलोगे तो यहीं तक ना पहुंचेंगे। इसको अगर कट करोगे ना तो आएगा 1.724, यानी कि मिल जाएगा 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। वेव नंबर है ना तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया आपके पास वेव नंबर। नाउ हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता करना है, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। तो फ्रीक्वेंसी बराबर जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है C/न्यू होता है। तो न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं C/λ। C कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और लैम्डा आपके पास आ चुका है कितना 5800 इंटू 10 टू द पावर 10 -10। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा 5.172 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं घर पे बैठ करके। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये रेडियो स्टेशन रेडिएट्स द रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो है 20 किलोहर्ट्ज, और आपको पता है कि 1 किलो कहने का मतलब 10 टू द पावर 3 यानी 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज आप इसको कह सकते हैं। व्हाट इज मीटर बैंड? मीटर बैंड, मीटर बैंड कहने का मतलब क्या है? वेवलेंथ। मीटर किसका यूनिट होता है? वेवलेंथ का। तो एक्चुअली में ये मीटर बैंड कहने का मतलब है कि वेवलेंथ पता करना है। वेवलेंथ कितना होगा ये पता करना है। तो वेवलेंथ बराबर जानते हैं सी अपॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सी बोले तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। इसको आप सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4 कह सकते हैं आप, और ये 0 और 10 के पावर 3 मिला करके 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। ये कितना आएगा? 1.5। ये कितना आएगा? 10 के पावर 4। सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर कर सकते हैं। बहुत आसान था। इसको जरा कॉपी करो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव नंबर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। आपके पास वेव नंबर दिया गया है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एक रिलेशन देख चुके हैं कि वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन सी होता है। अभी जस्ट देखें हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो वेव नंबर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। इसको आप न्यू भी कह सकते हो, इसको आप एफ भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहां पे इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या मिल जाएगा? वेव नंबर इंटू सी। वेव नंबर कितना है? 10 टू द पावर 4, और सी कितना होता है? देखो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर के फॉर्म में बोलो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखना जरा ध्यान से, ये सेंटीमीटर इनवर्स में था तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर वाला ही यूनिट रखा हूं। यूनिट दोनों एक जैसा होगा तभी पुट करने से आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको सेंटीमीटर वाला रख दीजिए, इसको मीटर वाला रख दीजिए, तो कभी आंसर नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन में वो वाला आंसर भी रहेगा जो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स था, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ, दोनों एक ही यूनिट वाले पुट करेंगे। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या था? सेंटीमीटर इनवर्स वाला। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। इसको जरा कॉपी करो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, ए पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलो हर्ट्ज, अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7 मेगा हर्ट्ज। दो रेडियो है ना, एक का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है 1120 किलो हर्ट्ज, और एक और रेडियो है जिसका फ्रीक्वेंसी बोला जा रहा है 98.7 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको अगर मैं किलो को हटा दूं तो 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज बोल सकते हैं, और मेगा को हटा दूं तो 98.7 इंटू
10⁻⁶ हर्ट्ज बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मेगा कहने का मतलब 10⁻⁶ होता है। आज के लेक्चर पे हम लोग देख चुके हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो स्टेशन फ्रॉम ईच स्टेशन। इसका वेवलेंथ कितना होगा ये पता करना है, और इसका वेवलेंथ कितना होगा ये आपको पता करना है। सिंपल सा है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन फ्रीक्वेंसी 1। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू c कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितना है 1120 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करना होगा सर, ठीक है। तो 3 0 ले लो यहां से, इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1120 × 10⁻³। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 267.86 मीटर, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व करना, इसको इससे डिवाइड हो जाएगा और ये कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻²। अब इसको सॉल्व करके आसानी से आप ले सकते हैं। लैम्डा 2 अगर लिखना हो तो c अपॉन क्या होगा, ν2। c बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितना है 98.7 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। अब एक काम करो, 3 0 यहां से उठा लो, 10⁵ डिवाइड बाई 98.7 × 10⁻⁶। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा लगभग 3.03 मीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे डिवाइड करना, इसको सॉल्व कर देना, आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। इसको जरा कॉपी करो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो एक और क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी कितना है 6 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू द अर्थ ए डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻7 किलोमीटर। डिस्टेंस बोले तो लैम्डा 8 × 10⁻7 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बना लो तो 10⁻7 × 10⁻³ मीटर, या फिर 8 × 10⁻7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10⁻10 मीटर हो गया। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग कहने का मतलब है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, समय निकालना है ना। तो आपको पता है कि समय यानी कि टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर हो जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन सी। एक्चुअली हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, सी इंटू टी होता है। तो टी बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई सी। तो टी इज इक्वल, लैम्डा कितना है देखो तो 8 × 10⁻10, और सी कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में आ चुका है, दोनों यूनिट एक जैसा लग रहा है। अब सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 8 × 10⁻10 डिवाइड बाई 3 × 10⁻2 8। ये कट करेंगे आएगा 10⁻2, यानी टाइम बराबर होगा 800/3। सॉल्व अगर इसको आप करते हैं तो ये आ जाएगा 266.6 सेकेंड। कर सकते हो, इसको जरा कॉपी करो और एक लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2225 एंगस्ट्रॉम ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम। आपको निकालना फ्रीक्वेंसी, दिया गया है वेवलेंथ 2225 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो 2225 गुने 10⁻⁻10 मीटर आप इसका वेवलेंथ ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं वेवलेंथ बराबर क्या होता है, c बाई फ्रीक्वेंसी।
वेवलेंथ है 22-25 गुने 10 के पावर -10। सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2225 × 10⁻⁻10। सॉल्व करें जरा इसको। तो न्यू इज इक्वल टू 3। एक काम करो 4 जीरो उठा के ले आओ इधर, तो 3 जीरो ले लो, तो 10⁻⁴ ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2225 × 10⁻⁻10। ठीक है, इसको जरा आप सॉल्व करते हैं। इसको कट करोगे ना तो ये आएगा 1.349 और इसको ऊपर ले जाओ, तो न्यू इज इक्वल टू 1.349 × 10⁵ × 10⁻10, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 1.349 × 10⁻15। कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसको जरा आप कॉपी कर लो। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट क्लास पे हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो फटाफट इस टॉपिक को कवर करो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू very much.